अगर आज आपके घर का जरूरी मासिक खर्च 40,000 रुपए और रिटायरमेंट में अभी आपके 15 साल बाकी, तो क्या रिटायरमेंट के बाद भी यही 40,000 रुपए महीना पर्याप्त होगा आपके लिए? सीधा जवाब है नहीं। अगर केवल उदाहरण के लिए हम देखें, 6% सालाना महंगाई मान लें, तो आज का ये जो 40,000 रुपए महीने का खर्च है वह 15 साल बाद करीब 96,000 रुपए महीना हो सकता है। तो सवाल यह है कि आपकी पेंशन उस समय कितनी होगी और खर्च तथा नियमित इनकम के बीच जो कमी बचेगी उसे पूरा कौन करेगा? जी हाँ, आज हम ईपीएस, एनपीएस, यूपीएस या ओपीएस में कौन बेहतर है इसकी बहस नहीं करेंगे। आज हम अपना पेंशन गैप निकालेंगे, यानी रिटायरमेंट के बाद जरूरी मंथली एक्सपेंस और मिलने वाली नियमित मंथली इनकम के बीच का अंतर। यह कैलकुलेशन किन 4 आंकड़ों से होगा, इन्फ्लेशन को कैसे जोड़ना है और गैप सामने आने के बाद हमें क्या करना चाहिए, इन सब पर आज के इस विशेष कार्यक्रम में सैलरी से सिक्योरिटी तक में आसान भाषा में समझेंगे, विस्तार से समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो आप अंत तक ये वीडियो देखिए जिससे कि आपको सब कुछ आसान भाषा में विस्तार से समझ में आ जाए। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों और पेंशनर्स की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, अंगवानी का ये विशेष कार्यक्रम है सैलरी से सिक्योरिटी तक, जो हर शनिवार रात 9 बजे खास तौर पर अपने कर्मचारी भाइयों के लिए आता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे आपके भविष्य की प्लानिंग से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण वीडियो छूट ना जाए। तो आइए साथियों, जो आज का टॉपिक है उस पर हम चर्चा शुरू करते हैं। उससे पहले एक जरूरी फर्क समझिए, रिटायरमेंट कॉर्पस और मंथली पेंशन एक चीज नहीं है। आपके पास रिटायरमेंट के समय बड़ा कॉर्पस हो सकता है, लेकिन उससे हर महीने कितनी टिकाऊ इनकम बनेगी यह विथड्रॉवल, रिटर्न, एन्युइटी रेट, टैक्स, इन्फ्लेशन और आपकी उम्र पर निर्भर करेगा। इसलिए बड़ा कॉर्पस देखकर सुरक्षित मान लेना और मंथली कैश फ्लो नहीं देखना, ये बड़ी गलती है। तो साथियों, अगर आप कर्मचारी या पेंशनर से जुड़े ऐसे किसी प्रैक्टिकल वीडियोस को चाहते हैं तो अंगवानी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ हेडलाइन से आगे बढ़कर ऐसा हिसाब मिलेगा जिसे आप अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकें। आइए चर्चा करते हैं पहले कदम की। आज अपने घर का आवश्यक मासिक खर्च लिखिए। राशन, बिजली, दवा, घर का रखरखाव, ट्रांसपोर्ट और उन डिपेंडेंट्स का खर्च जो रिटायरमेंट के बाद भी आप पर रहेंगे। जो लोन रिटायरमेंट से पहले समाप्त होगा उसे बाद के खर्च में मत जोड़िए। मेडिकल एक्सपेंस को कम मत आंकिए। लाइफ स्टाइल का अलग बजट रखिए ताकि एसेंशियल और ऑप्शनल खर्च साफ दिखाई दे। इसके बाद दूसरा कदम होगा इस खर्च को रिटायरमेंट के वर्ष तक ले जाना। मान लीजिए आज एसेंशियल एक्सपेंस 40,000 है और रिटायरमेंट 15 साल बाद है। हमने 6% इन्फ्लेशन महंगाई का दर रखा कि चलिए 6% इन्फ्लेशन पर करीब 96,000 का जो है माना कि जो हमारी जरूरत हो सकती है महीने की। लेकिन 6% साथियों कोई गारंटी नहीं है। आप 5, 6 और 7% 3 सिनेरियो बनाइए। इससे एक झूठे एग्जैक्ट नंबर की बजाय आपको एक रियलिस्टिक रेंज मिलेगी। तीसरा कदम इसके बाद होना चाहिए, रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली नियमित इनकम लिखिए। लागू होने पर गवर्नमेंट पेंशन या यूपीएस पे आउट या ईपीएस 95 पेंशन या एनपीएस एनवीटी, स्पाउस की पेंशन, किराया या दूसरी विश्वसनीय जो भी इनकरिंग इनकम है उन सबको आप लिखिए। लेकिन यहाँ अलग अलग पेंशन सिस्टम्स को मिलाइए मत। ईपीएस का फार्मूला अलग है, एनपीएस मार्केट लिंक्ड कॉर्पस है और एन्युइटी एजम्पशंस पर निर्भर है। इसलिए जबकि यूपीएस एलिजिबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए एनपीएस के भीतर ही एक अलग ऑप्शन है। तो अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड या संबंधित कैलकुलेटर से ही एस्टिमेट ले लीजिए। अब सबसे आसान फार्मूला है कि रिटायरमेंट के समय अनुमानित मासिक खर्च माइनस उस समय मिलने वाली अनुमानित नियमित मंथली इनकम, जो रकम बचे वही आपका मंथली पेंशन गैप है। उदाहरण के लिए
खर्च 96,000 और डिपेंडेबल इनकम 60,000 है तो गैप 36,000 रुपया महीना हुआ, यानी पेंशन गैप आपका 36,000 रुपया महीना हुआ। लेकिन केवल पहले महीने का गैप देखना पर्याप्त नहीं है। पेंशन या इनकम इन्फ्लेशन के साथ कितनी बढ़ेगी और खर्च कितनी तेजी से बढ़ेगा यह भी देखना होगा साथियों। यहाँ पर आपसे एक छोटा सा आग्रह है। अंगवानी की स्वतंत्र और डॉक्यूमेंट बेस्ड एम्प्लॉय जर्नलिज्म को आप सालाना 500 रुपए के मेंबरशिप से सपोर्ट कर सकते हैं, यानी दिन के 1.5 रुपए से भी कम। आपका सहयोग ऐसी प्रैक्टिकल और भरोसेमंद रिपोर्टिंग को जारी रखता है। तो आइए साथियों, अब बात करते हैं तीसरे कदम के बाद चौथे कदम की। चौथा कदम आपका क्या होना चाहिए? गैप मिलने के बाद, अब गैप अगर बड़ा हो तो उसका घबराना नहीं है, प्रायोरिटी तय करना है। रिटायरमेंट में 20 साल बाकी है तो रेगुलर कंट्रीब्यूशन बढ़ाने, अननेसेसरी के जो कर्जे हैं वो कब करने और समय समय पर प्लान को रिव्यू करने की गुंजाइश अधिक है। 10 साल बाकी है तो कंट्रीब्यूशन, रिटायरमेंट एज, एक्सपेक्टेड एक्सपेंस और अवेलेबल कॉर्पस का संयुक्त रिव्यू चाहिए। केवल 3 से 5 साल बाकी है तो अनरियलिस्टिक रिटर्न के पीछे भागना खतरनाक हो सकता है आपके लिए। यहाँ कैपिटल प्रोटेक्शन, लिक्विडिटी, मेडिकल रिजर्व और डिपेंडेबल इनकम और अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं इस केस में, जहां पर कि 5 साल का ही समय बचा हुआ है। तो साथियों, एनपीएस ट्रस्ट का ऑफिशियल कैलकुलेटर कंट्रीब्यूशन कॉर्पस और अनुमानित पेंशन का इंडिकेटिव प्रोजेक्शन देता है, लेकिन वह खुद साफ करता है कि कैलकुलेशन एजम्पशंस पर आधारित है, रिटर्न या पेंशन गारंटीड नहीं है। इसी तरह ईपीएस पेंशन उसके नियमों, पेंशनेबल सैलरी और पेंशनेबल सर्विस पर निर्भर करता है। ऑनलाइन कैलकुलेटर का रिजल्ट फाइनल सैंक्शन नहीं होता है, इसलिए अनुमान को प्लानिंग इनपुट मानिए। जो आप अनुमान कर रहे हैं कितना होगा उसको आप प्लानिंग इनपुट मानिए, इंटाइटलमेंट लेटर नहीं मानिए, यानी कि हमको उस समय होगा ही, है ना, तो उसको आप एक प्लानिंग इनपुट मानिए। अब इंश्योरेंस की भूमिका भी स्पष्ट कर लीजिए। लाइफ इंश्योरेंस रिटायरमेंट कॉर्पस का ऑटोमेटिक रिप्लेसमेंट नहीं है। नौकरी के वर्षों में इसका मुख्य काम अर्निंग मेंबर की असमय मृत्यु की स्थिति में फैमिली प्रोटेक्शन गैप को संभालना है। रिटायरमेंट प्लानिंग और लाइफ प्रोटेक्शन दो अलग कैलकुलेशंस है, हालांकि दोनों फैमिली सिक्योरिटी का हिस्सा है, तो किसी एक इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को हर व्यक्ति के लिए यूनिवर्सल सॉल्यूशन नहीं माना जा सकता। तो साथियों, आज ही ये 4 आंकड़े आप लिख कर रख लीजिए। आपकी वर्तमान उम्र, रिटायरमेंट तक बचे वर्ष, क्या कितना उम्र साल और बचा आपके रिटायरमेंट में, आज का इसेंशियल मंथली एक्सपेंस, यानी हर महीने जो आपका खर्च होता है, जिसको आप मिनिमम जो खर्च होता है जिसको आप नकार नहीं सकते, और रिटायरमेंट के बाद अनुमानित रेगुलर इनकम। इन्हीं से पेंशन गैप की शुरुआत होगी। पर्सनलाइज्ड लाइफ इंश्योरेंस गाइडेंस की अगर जरूरत होगी तो मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पर भी आपकी इनकम, लायबिलिटीज, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी देखकर सलाह दे सकता हूं। यह प्रोग्राम सामान्य फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए है। आप अब कमेंट में केवल इतना बताइए कि आपकी रिटायरमेंट में कितने साल बाकी हैं और आपकी सबसे बड़ी चिंता पेंशन, मेडिकल एक्सपेंस या इन्फ्लेशन में से क्या है। कोई पॉलिसी नंबर, यूएएन, आधार या बैंक डिटेल पब्लिक कमेंट में साझा ना करें। अगले सैलरी से सिक्योरिटी तक एपिसोड में समझेंगे कि 30,000, 50,000 या 1 लाख सैलरी वाले कर्मचारी के परिवार को कितना लाइफ इंश्योरेंस मिनिमम चाहिए। तो शनिवार रात 9 बजे फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आखिर ये कार्यक्रम जो हमने नया शुरू किया है अपने तमाम कर्मचारी भाइयों के लिए, उनके फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए आपको कैसा लग रहा है, और इसमें किसी सुधार की गुंजाइश हो तो वो भी आप कमेंट के जरिए आप हमें बता सकते हैं, और चैनल का नंबर आपको दिख ही रहा है यहाँ पर, उसके जरिए भी आप मैसेज करके दे सकते हैं। तो चलिए साथियों, इस खास कार्यक्रम में जो कि हर शनिवार रात 9 बजे आता है, इसमें अब हम अगले शनिवार को इसी समय मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।